नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री और उस पे आधारित महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहीं पर रहेंगे। वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न और बोर्ड एग्ज़ाम में यहीं से रहेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से देखिए और अपनी एग्ज़ाम को आसान बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया गया है, कारण बताइए सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। पूछा गया है कि क्या कारण है कि सोडियम को केरोसिन तेल जो होता है उसके अंदर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जो सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। सिंपल है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्रियाशील अधिक होती है, हवा में खुला छोड़ते हैं तो आग पकड़ लेती है, तो इन्हें बचाने के लिए ही तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो पहला सवाल देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है। एल्युमिनियम जो धातु होता है अत्यंत क्रियाशील धातु है, राइट। फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है। पूछा गया सवाल है कि एल्युमिनियम धातु बहुत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर है, देखिएगा, एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है। एल्युमिनियम जो धातु है ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। एल्युमिनियम वायु से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत से ढक जाती है, जिससे इसका संक्षारण नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। बोला है ना कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक होता है और एल्युमिनियम वायु से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत से ढक जाती है, जो इसको जंग लगने से बचाती है। खुद का पेंट खुद से लगा लेता है। तो आप भी तो बताइए, जितनी एल्युमिनियम पानी हवा से टकराएगा उतनी ही उसके ऊपर पतली ऑक्साइड की परत जमेगा और उसका संक्षारण नहीं होगा। इसी सभी गुणों का उपयोग देख करके हम एल्युमिनियम धातु का खाना बनाने वाले बर्तन बनाते हैं। ये आंसर हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। पूछा गया है कि गर्म जल, एक जो ठंडे प्रदेश होते हैं तो गर्म जल को ले जाने के लिए जो टंकी बनता है उसको तांबा का ही बनाया जाता है, इस्पात का क्यों नहीं। इस्पात में लोहा होता है, आपको मालूम होना चाहिए। इस्पात मिश्र धातु होता है कार्बन और लोहे का। तो आंसर देखते हैं, तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। जो तांबा होता है जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। बोला गया है कि जो लोहा होता है ना, भाप से अभिक्रिया करता है और करके ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए गर्म जल का टंकी तांबे का बनाया जाता है, लोहे का नहीं। इतना हो गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, अभिक्रिया का समीकरण लिखें। दिया गया सवाल है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालिए और बताइए कि क्या होता है, और उस अभिक्रिया का रिएक्शन लिखना भी है, समीकरण। तो आयरन से, तो देखिएगा यहाँ जो जिंक होता है, जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील धातु है तथा यह आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। आयरन जो होता है लोहा से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए आयरन सल्फेट के विलयन में जिंक को डालते हैं तो जिंक आयरन को विस्थापित कर लेता है और अपना लवण विलयन बना लेता है। तो इसका रिएक्शन भी दिया गया है, Zn प्लस FeSO4। तो फेरस सल्फेट में जिंक डाला गया है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और लोहा अकेले हो गया है, तो विस्थापित हो गया है। तो इस प्रकार इसको देख लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है,
एनोडीकरण क्या है समझावें। पूछा गया है कि एनोडीकरण क्या होता है, आप उसको बताइए। तो इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम धातु की सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। जो एल्युमिनियम धातु होता है ना, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत बनाते हैं, उसी प्रक्रिया का नाम एनोडीकरण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत एल्युमिनियम धातु को संक्षारण से बचाती है। जब एल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्साइड की परत बना देते हैं तो जंग नहीं लगता है, और इसका उपयोग करके खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। तो 5 सवाल देख लिए जो कि बहुत VVI महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखते हैं। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। दिया गया सवाल है कि धातु जो होता है जल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा। तो आंसर देखिएगा, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो धातुएं होती है जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा, राइट। हाइड्रा ऑक्साइड बनाने के साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। लेकिन आप याद रखिएगा कि लेकिन सभी धातुएं जल के साथ एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ भाप के साथ, कुछ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इतना हम देख लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। दिया गया है, क्या होता है जब धातु वायु में दहन करती है। पूछा गया सवाल है ना कि क्या होता है जब धातु को वायु की उपस्थिति में दहन यानी जलाते हैं। दहन का मतलब होता है जलाना। तो आंसर देखिए, धातु को वायु के उपस्थिति में चाहे वायु में जलाने पर धातु के ऑक्साइड बनता है जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जब धातु को हवा और वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो धातु के ऑक्साइड बनता है, और धातु की ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है नेचर क्षारीय होता है। जैसे कॉपर का तार है तो कॉपर के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा काले कलर का हो जाएगा, लेकिन उसका स्वाद कड़वा लगेगा क्योंकि क्षारीय हो जाता है। जैसे Mg+O2 ये बन गया MgO, ये धातु के ऑक्साइड है। और नेक्स्ट प्रश्न है, देख लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दे। पूछा गया है कि उभयधर्मी चाहे द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो आंसर देखिएगा, ऐसे धातु के ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है। यानी धातु के ऐसन ऑक्साइड जिसका प्रकृति अम्लीय भी हो और क्षारीय हो, दोनों होती है, उसी को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे Al2O3 ZnO PbO उभयधर्मी ऑक्साइड है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है। तो Al2O3 ZnO PbO ये द्विधर्मी ऑक्साइड है। ये अम्ल से भी रिएक्शन करते हैं, क्षारक से भी रिएक्शन करते हैं अपने हिसाब से। और नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे जो सवाल है यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ बताइए, लिखा गया है ना कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। तो पूछा गया सवाल है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। इसको देख भी चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील क्या है, धातु है। ये यहाँ पे लिख सकते हैं, धातु है। इसे वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेता है, अतः इसे सुरक्षित रखने के लिए तेल के अंदर रखा जाता है। राइट वही है कि सोडियम क्रियाशील होता है, बहुत अत्यंत क्रियाशील होता है। खुला छोड़ेंगे वायु में तो आग पकड़ लेगा। इसी को बचाने के लिए सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। और नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, और देखते हैं सवाल क्या है। संयोजकता से आप क्या समझते हैं। पूछा गया है कि जो संयोजकता होता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आंसर देखिए, किसी तत्व के परमाणु द्वारा, कोई भी तत्व हो उसके परमाणु द्वारा अन्य तत्व के परमाणु के साथ संयोग करने की शक्ति को संयोजकता कहते हैं। राइट है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग करने की जो शक्ति होती है उसी को संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता का निर्धारण संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। जो संयोजकता होता है ना, उसका निर्धारण संयोजी इलेक्ट्रॉन करते हैं। जैसे किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका संयोजकता 1 2 3 होता
है और जिसके बाहरी घर में 5, 6, 7 होता है तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। यहाँ तक देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम परमाणु में स्थित संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। पूछा गया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है और सोडियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। तो आंसर देखिए, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो आंसर इसका दिया है कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम यानी बाहरी कोश, बाहरी कक्षा, बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। जैसे पूछा है सोडियम परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो K में 2 है, L में 8 है और M में 1 है। तो बाहरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोज क्या होती है? तो संयोजी कोश, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो है 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए संयोजकता भी 1 होती है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी पूछा है ना तो यहाँ पे इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा क्योंकि बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? पूछ रहा है कि जो आयनिक यौगिक जो धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के द्वारा होता है जिसे तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बोला गया है ना कि आयनिक यौगिक जो होते हैं ना वो प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। जैसे नमक एक आयनिक यौगिक है तो नमक को Na और Cl को अलग करने के लिए लगभग 1400 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस देते हैं तब जाके अलग होते हैं। यानी कि ये तावा पर ये गलेंगे नहीं, ये तावा पर भी पिघलाइएगा तो पिघल के सोडियम क्लोरीन का साथ नहीं छोड़ता है, बहुत टेम्परेचर लेता है तब जाके साथ छोड़ता है, तो इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, जस्ता के 2 अयस्कों का नाम एवं सूत्र लिखें। तो दिया गया जस्ता के 2 मुख्य अयस्क निम्न है, जिंक ब्लेंड ZnS होता है, कैलामाइन ZnCO3 होता है। राइट, ये ZnS है तो ये ऊपर वाला ZnS है तो इसका क्या हो जाएगा? वर्जन होगा। और ये ZnCO3 है तो इसका क्या होगा? निस्तापन होगा। और ZnS सांद्रित अयस्क का होता है फेन प्लॉन विधि के द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? तो हम देख लेते हैं खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला है कि भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं। धरती के अंदर प्राकृतिक रूप में जौन तत्व यौगिक पावल जाला उसको हम खनिज कहते हैं। ठीक। दूसरा है कि सभी खनिज से धातु निष्कर्षण नहीं किया जाता है। दुनिया में जितने भी सभी खनिज है उससे धातु हम नहीं निकालते हैं, ये हो गया। और सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं और सभी खनिज को हम अयस्क नाम नहीं देते हैं क्योंकि सभी खनिज से अधिक मात्रा में धातु सस्ता सुलभ आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता है। इसको देख लिए। अब खनिज देखने के बाद से अयस्क देखते हैं, अयस्क क्या होता है। तो जिस खनिज से धातु प्राप्त करना सस्ता आसान एवं सुलभ हो वैसा खनिज जौना से धातु प्राप्त करना सस्ता आसान और सुलभ होता है उसको हम अयस्क कहते हैं। सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। जितने भी अयस्क होते हैं उनसे धातु हम निकाल सकते हैं क्योंकि धातु धनी युक्त होते हैं। ठीक। सभी अयस्क, यहाँ पे है अयस्क, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो यहाँ तक देख लिए 14 प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न है जो देख लेते हैं, लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? जो लोहा का वस्तु होता है उसको यसद लेपन या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर है, लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। जो लोहा धातु होता है ना उसके ऊपर जिंक धातु का पतली परत चढ़ाने
में जो प्रक्रम होता है, प्रक्रिया होता है, उसी को हम जस्तीकरण कहते हैं। लोहा धातु को संक्षारण से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। जो लोहा धातु होता है उसको जंग या संक्षारण से बचाने के लिए उसका जस्तीकरण किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु के 2 उदाहरण दें। तो इसका आंसर है 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। राइट आंसर है कि 2 या 2 से अधिक धातु आपस में मिले या धातु एवं अधातु आपस में समांगी रूप से मिल जाते हैं, उसको कहते हैं मिश्र धातु। पीतल एवं कांसा मिश्र धातु के उदाहरण है। मिश्र धातु बन जाने के बाद से धातु का संक्षारण रुक जाता है और वो बहुत उपयुक्त बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यसद लेपन, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? ये तो प्रश्न बार बार आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं इसको। लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। लोहा धातु को संक्षारण से बचाने के लिए यसद लेपन किया जाता है। इसको हम देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा देखे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है जो प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्यों? जो सोना चांदी प्लेटिनम होता है उसका गहना बनाने में उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, सोना चांदी प्लेटिनम बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। जो सोना और चांदी और प्लेटिनम धातुएं होती हैं ना, वायु से और अम्ल से ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए ज़्यादा जल्दी उसको चमक में कमी नहीं आता है, बहुत लेट से आता है और उसमें चमक भी पाया जाता है और उसका संक्षारण भी नहीं होता है, यानी ख़राब भी नहीं होता है, जंग भी नहीं लगता है, इनकी चमक भी तेज़ होती है। इसलिए इन सभी गुणों का उपयोग के कारण ही आभूषण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इतना देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित पदों को परिभाषित करें। एक है तन्यता। तन्यता मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो धातु को तान कर तार बनाने की प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं। धातु जो होता है उसको तान करके तार हम बना देते हैं, उसी को तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। दूसरा होता है ध्वनिक। तो धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु के इस गुण को ध्वनिक गुण कहते हैं। धातु जो कठोर सतह से टकराती है ना, तो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे स्कूल का घंटी हुआ, चाहे किसी के लोहे का गेट पे वो पत्थर कंकड़ से मारते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होता है, तो उसको हम ध्वनिक कहते हैं। और फिर इसमें थोड़ा सा दिया है आघातवर्ध्यता। तो आघातवर्ध्यता क्या होता है, तो धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना ही आघातवर्ध्यता कहते हैं। धातु को पीटते हैं तो पतला चादर बन जाता है और उसका गेट बनाते हैं, चाहे वो मिठाई जो पैक करते हैं एल्युमिनियम का, तो चादर बना देना ही धातु को पीटकर उसकी आघातवर्ध्यता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अयस्क का सांद्रण से आप क्या समझते हैं? अयस्क का सांद्रण से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, अयस्क में जो अशुद्धि होता है उसको गैंग कहते हैं और अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क में जो अशुद्धि होता है उसको दूर करने के लिए जो भी प्रक्रिया लगाते हैं करते हैं उसको सांद्रण कहते हैं। अयस्क में अशुद्धि के रूप में मिट्टी, बालू, पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। अशुद्धि के रूप में यही सब पाया जाता है। सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करना अधिक उपयुक्त होता है, यानी अशुद्धि को हाथ से चुन कर फटक कर जिस भी विधि का उपयोग करना हो उसका उपयोग करके हटा देते हैं, तब धातु प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये अधिक उपयुक्त होता है। और नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखें। तो दिया गया है कि भर्जन तथा निस्तापन में निम्नलिखित अंतर है। पहला देखते हैं भर्जन। तो भर्जन, इसमें अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन में अयस्क लेते हैं और वायु की पर्याप्त मात्रा देते हैं और उसको गर्म कर देते हैं। भर्जन जो होता है प्रायः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। भर्जन प्रक्रिया जो होता है सल्फाइड अयस्कों का करके धातु का ऑक्साइड में बदला जाता है। इसमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। भर्जन में निस्तापन से अधिक टेम्परेचर देते हैं, यानी अधिक ताप देते हैं। द्रवणांक से अयस्क के द्रवणांक से कम टेम्परेचर दे के धातु का ऑक्साइड में बदलते हैं।
अब देख लेते हैं निस्तापन के बारे में। तो निस्तापन क्या होता है, तो इसमें अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में ही गर्म किया जाता है। यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त होता है। तो निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को धातुक ऑक्साइड में बदलते हैं। इसमें भर्जन से कम ताप की आवश्यकता होती है। भर्जन से कम टेम्परेचर निस्तापन में होता है और इसी को अप्लाई करके धातुक ऑक्साइड में बदलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। तो दिया गया है, तो देख लेते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की निम्न चरण है। जो अयस्क होता है उसमें बहुत अशुद्धि होता है, उसी को शुद्ध करने के लिए जो जो विधि प्रक्रम अप्लाई करेंगे उसी सभी प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कहने का मतलब है कि जो अयस्क में अशुद्धि होता है, गैंग होता है, उसको हाथ से चुनकर, उसाकर, फटककर, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि, निच्छालन, फैन प्लन विधि, जो भी विधि लगता है उसको हटा करके अशुद्धि हटा देते हैं, तो सांद्रण होता है। तो सांद्रण करने के बाद सांद्रित अयस्क मिलते हैं जो कि अधिक उपयुक्त होते हैं धातु प्राप्त करने के लिए। अब स्टेप 2 देख लेते हैं कि स्टेप 2 क्या होता है। तो स्टेप 2 में क्या होता है, सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में। जो सांद्रित अयस्क था, अशुद्धि हटाए थे, उसको धातु के ऑक्साइड में बदल दीजिए। चरण 3 में धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। धातु के जो ऑक्साइड मिला था ना, उससे धातु निकाल लीजिए, अवकरण कर दीजिए। और लास्ट होता है धातु का प्यूरिफिकेशन। धातु का शुद्धिकरण कीजिए, उसके बाद से आपको शुद्ध धातु मिलेगा और उसका उपयोग बहुत सारे महत्वपूर्ण पदार्थों को बनाने में किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, जो अच्छा प्रश्न है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद करें। अंतर पूछा है रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में। तो देख लेते हैं कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में निम्नलिखित अंतर हैं। तो जो निम्नलिखित अंतर है उसको देखते हैं कौन सा अंतर है और क्या क्या अंतर है। ठीक, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती है। दिया गया है कि धातु जो होती है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती है और धनायन बनाती है। बात सही है। धातुएं वायु से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड, धातु जो होती है हवा वायु से में जलती है तो धातु के ऑक्साइड बनता है। और ये धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। और ये धातु के ऑक्साइड का स्वाद कड़वा होता है, यानी प्रकृति में क्षारीय हो गए। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु जो अम्ल से रिएक्शन करती हैं ना, तो एक गैस उत्पन्न करती है, उसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। और धातुएं अवकारक होती है, याद रखिएगा, धातुएं अपचायक अवकारक होती है। इतना देख लिए। अब हम देख लेते हैं अधातु के गुण। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती है, तो ऋणायन बनाती है। ऋणायन, ये ऋणायन बना ली। कौन, अधातु इलेक्ट्रॉन को लेगी और अपना अष्टक पूरा करेगी और उसी क्रम में ऋणायन बनाएगी। अधातु वायु से अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाती है। अधातु जो होती है हवा से रिएक्शन करती है तो अधातु के ऑक्साइड बनता है। और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जो भी अधातु होती है ना, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं प्रायः अम्लों के साथ भी अभिक्रिया, धातु भी जो होती है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ अम्ल ऑक्सी अम्लों के साथ अभिक्रिया कर सकती है। अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। अधातुएं जो होती है ना, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो यहाँ देख लिए धातु और अधातु में रासायनिक गुण। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। किसके, तो भौतिक गुण के आधार पर। तो देख लेते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में निम्नलिखित अंतर हैं। तो पहला क्या है, तो पहला है धातु। तो धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु जो होता है विशेष प्रकार का चमकीला होता है। धातुएं तने होती है, तान कर तार बना सकते हैं। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातु में विद्युत भी जाएगा, करंट भी जाएगा और यही उष्मा भी जाता है, जो बात एक ही है। और धातुएं सोनरस
होती है, धातु को तान कर ताने बना सकते हैं, पीट सकते हैं, आवाज़ उत्पन्न हो सकती है। धातुएं कठोर होती है, आघातवर्ध्य होती है, जो कि धातु के ये क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, जिसको हम आँखों से ऊपर से देखते हैं, ये सब धातु के। और अब देख लेते हैं किसका, तो अब अधातु में चमक नहीं पाया जाता है, अधातु तन्य नहीं होती है, उष्मा विद्युत की कुचालक होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती है, ब्रिटल होती है, भंगुर होती है, पीटते हैं तो टूट जाती है, अधातुएं सोनरस नहीं होती है, पीटने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करती है, तन्य नहीं होती है और पीट कर चादर भी नहीं बना सकते हैं। तो ये सभी अधातु के भौतिक गुण होता है। लास्ट और फास्ट प्रश्न देखते हैं जो 5 नंबर का होता है। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। तो लास्ट सवाल देख लेते हैं जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। जस्ता के अयस्क से जस्ता का निष्कर्षण करने के सिद्धांत लिखें। कहा गया है कि जस्ता के अयस्क से जस्ता को निकालने का सिद्धांत लिखिए। तो जस्ता यानी जिंक का निष्कर्षण देख लेते हैं। तो जिंक का पहले संकेत देखते हैं, Zn होता है। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। जिंक का परमाणु भाग 65 होता है। जिंक का वर्ग यानी समूह 12 होता है। जिंक का वर्ग आवर्त पीरियड की, जिंक का आवर्त यानी पीरियड 4 होता है। तो 4 पीरियड में होते हैं, वर्ग 12 में होते हैं, जो कि जिसका संकेत Zn और परमाणु क्रमांक 30 होता है और इसका वेट 65 होता है परमाणु भार। तो देख लेते हैं, इसको ही निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जिंक के 2-3 अयस्क के नाम। तो जिंक का अयस्क देखिएगा जिंक ब्लेंड, जिसका फार्मूला ZnS, कैलामाइन ZnCO3 और जिंकॉइड ZnO। तो जिंक के निष्कर्षण के सिद्धांत देखते हैं। तो देखिए जिंक का निष्कर्षण हम जिंक ब्लेंड से कराएंगे, ZnS से कराएंगे। ZnS जिंक ब्लेंड से किया जाता है, जिसके निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। तो अब पहला चरण में क्या होता है, तो पहला चरण में देखिएगा सांद्रण होता है। में जितना भी जिंक ब्लेड में जितना भी अशुद्धि होगा, गैंग होगा, उसको फेन प्लॉन, याद रखिएगा सल्फाइड अयस्क है, ZnS था, तो सल्फाइड अयस्क का फेन प्लॉन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। तो जिंक ब्लेंड का सांद्रण फेन प्लॉन विधि द्वारा किया जाता है, जिससे अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। अशुद्धि तो निकल गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं, तो भर्जन करते हैं। तो स्टेप 2 में भर्जन करते हैं, यानी धातु के जो अयस्क होते हैं ऑक्साइड में बदल देते हैं। तो सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। जो जिंक के ZnS जिंक ब्लेंड होते हैं, जो सांद्रण करके अशुद्धि निकाल दिए हैं, उसको वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो जिंक के ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं और SO2 बनता है। यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको अपने से बैलेंस कीजिएगा। ठीक, कितना स्टेप देख लिए, 2 स्टेप देख लिए। अब हम देखते हैं स्टेप कितना, स्टेप 3 अवकरण, यानी कि धातु के ऑक्साइड से धातु को खींचना निकालना। तो जिंक ऑक्साइड को कोयला के साथ मिश्रित कर गर्म करने पर जिंक प्राप्त होता है। जिंक का जो ऑक्साइड होता है ZnO, कोयला में मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं तो Zn धातु मिलता है और CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो Zn मिला है ना, उपयुक्त प्रक्रियाओं से पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है। इसका स्टेप 4 में प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो स्टेप 4 हमारा यहाँ पे प्यूरिफिकेशन। तो स्टेप 4 देख लेते हैं प्यूरिफिकेशन क्या होता है। तो जिंक जो धातु होता है, जिंक धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। जिंक धातु जो होता है उसका प्यूरिफिकेशन, शोधन, समृद्धीकरण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है, जो कि धातु शोधन की प्रमुख विधि है। ठीक, जिसके फलस्वरूप कैथोड जो होता है ना, कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त जिंक होता है। तो कैथोड पर शुद्ध जिंक प्राप्त हो जाता है इतना प्रक्रिया करने के बाद। और उसके बाद देखते हैं जिंक का उपयोग। जिंक का उपयोग जस्तीकरण करने में, मिश्र धातु बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में और बैटरी में भी होता है। तो यहाँ तक आने के लिए, हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और हमारे चैनल पे मैथ साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज सारे क्लियर कराए जाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।